केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतनी कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इन तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच पाते, कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे। मैं इसका प्रयास करता, हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह जमीन पर बिखेर देते। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? तो माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वही समय एक ऐसा था जो वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अब तीसरे में देख लेते हैं। प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो दे सकते हो आप अपने हिसाब से कुछ भी, मैं बता देती हूँ मेरी तरफ से। हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या का बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। बच्चों की नादानी, ठीक है। बाकी आप देख लेना आप क्या देना चाहोगे। अब आ जाते हैं भाषा की बात में। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरणों में से मैंने कौन सा प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है? जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयाहीन स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके प्रश्नोत्तर भी चिन्हित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे से हैं जो उनकी विशेषता यानी गुण को बता रहे हैं। विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, ठीक है ना। तो आप 4 गुणवाचक विशेषण को लिखो। जैसे ईमानदार, आयुष एक ईमानदार लड़का है। आयुष के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वो ईमानदार लड़का है। नीला आसमान, आसमान का रंग नीला है, तो आसमान की विशेषता है क्या, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वो नीले रंग का है। मोटी, रीना मोटी है। यहाँ रीना की क्या विशेषता बताई जा रही है कि रीना क्या है, मोटी है। मीठा सेब, सेब मीठा है। अर्थात सेब की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो मीठा है। ये इनके गुण हैं, तो आप अंडरलाइन भी गुण और विशेषण पे कर सकते हो, विशेषताओं पे कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा, अब इसे कंप्लीट करना होगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, ठीक है ना। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के विशेषण होने की पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य प्रयोग करो। तो झुंझलाकर, झुंझलाना अर्थात जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, ठीक है ना। जैसे आप गेम खेल रहे हो उदाहरण के लिए, उस समय आपकी मम्मा आपको टोक देती हैं तो आप झुंझला के जो है माँ के ऊपर चिल्ला पड़ते हो, तो वही हुआ झुंझलाकर। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई, ठीक है ना। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। या
आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माँ की डांट सुनने पर रेनू जो है मुंह बनाकर चली गई, इस तरह से भी बना सकते हो। घबरा कर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा, या कोई ऐसी बात है जो अचानक सुन करके, या श्यामा की चोरी पकड़ी गई तो क्या केशव की चोरी पकड़ी गई तो केशव जो है घबरा उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा, अर्थात ये महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर की बात हो रही है यहाँ पे कि अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। जो मछली के आंख में तीर चला करके स्वयंवर रचाते हैं, पता है आजकल रामायण महाभारत टीवी पर आ रहा है ना। तो गिड़गिड़ा कर, राजीव ने गिड़गिड़ा कर श्याम से माफ़ी मांगी, या चोर ने गिड़गिड़ा कर पुलिस से माफ़ी मांगी, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आगे देखिए, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो देख लो, इसमें कहानी दिया है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लग आई। मतलब इस तरह से अगर हम बिना विराम चिन्ह के कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। तो जब हम विराम चिन्ह के द्वारा कोई शब्द पढ़ते हैं तो वाक्य क्लियर होता है। जैसे उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, अल्प विराम। खोमचे वाले, ऊपर से इसे दोहरा अवतरण चिन्ह हिंदी में बोला जाता है। और विस्मय बोधक शब्द भी लगा हुआ है, जो कि नीचे आई जैसा उल्टा आई की तरह दिख रहा होगा। इसको विस्मय बोधक शब्द चिन्ह कहते हैं। खोमचे वाला, बीच में डैश है जिसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। कहिए क्या कहूँ, क्या हूँ, कहिए क्या हूँ। तो इसमें जो है दोहरा अवतरण चिन्ह और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। भूख लगाई न, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। ठीक है ना, सामने से वो बताता है अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे जो है डैश योजक चिन्ह भी लगा है और दोहरा अवतरण चिन्ह और क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुम्हें तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखो तो, अल्प विराम। वहाँ क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम, मुझे भय है। इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया गया। ठीक है ना। ऊपर अबे क्या कहता है, इन्वर्टेड कॉमा वहाँ है और फिर उसका जो पूरा कंप्लीट होता है, मुझे भय हो रहा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया गया। इसे अल्प दोहरा अवतरण चिन्ह से बंद किया गया। इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, हिंदी में जो है एकहरा अवतरण और दोहरा अवतरण के नाम से। अगर अकेला होता तो एकहरा अवतरण होता, डबल है तो इसे दोहरा अवतरण के नाम से जाना जाता है। इसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो कुछ इसमें बहु विकल्प चिन्ह भी आते हैं। कि चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, तो आपको पता है कार्निस पे दिए थे। ओके। अगला है नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है, तो कृष्णा सोबती भी नहीं है, विनय महाजन भी नहीं, विष्णु प्रभावकर भी नहीं, तो कौन है, प्रेमचंद जी हैं। ओके। आगे देख लेते हैं। श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था, क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता। यह सुनकर माँ पीट देती, यह सुनकर माँ दोनों को पिटाई कर देती, या इनमें से कोई नहीं। तो आप शायद नाराज हो जाती, आप इसे चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है ना। बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी, अंडों को देखने की, चिड़िया को उड़ने की, चिड़िया के लिए सभी प्रकार के प्रबंध की, तो अंडों को देखने की। ओके। और इसमें यह भी हो सकता है ना, चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया को देखना, ये भी ठीक है। ठीक है। तो आप यही देख लेना, चिड़िया के अंडों से बनने की प्रक्रिया को देखना, ये गलत हो जाएगा। ओके। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ पे है आपका, केशव और श्यामा ने चिड़िया को खाने के लिए क्या बिखेरा था, गेहूँ, मक्का, चावल। तो चावल बिखेरा था।
तो पहले का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, रुको बता रही हूँ। जो आपका पहला विकल्प है तो उसका जो है सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जो है वो भी आपका ख हो जाएगा, चिड़िया को उड़ाने की, नो, ये हो जाएगा, इसको करना, ठीक है। फिर आपका अंगा में हो जाएगा चावल हो जाएगा, और इस तरह से आप अपने बहुविकल्प को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अनुमान कल्पना आप स्वयं करेंगे, थोड़ा आपका भी वो चाहिए हमें कि आप किस तरह से अनुमान और कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ आपने भी प्रयास करने हैं। तो ओके, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।